Hello everyone, welcome to Sivraj IAS. I hope you all are doing well. So in this video, I'm going to explain the most important articles and editorials of newspapers today. इसमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मैंने इसमें कवर किए हैं। और ये जो नोट्स हैं ये अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल है शिवराज IAS या फिर द हिंदू एडिटोरियल शॉर्ट नोट्स के नाम से उन दोनों पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैंने इसमें बहुत ही इजी मैनर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, जितना इजी हो पाएगा, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से, जो कि है द यूनियन बजट एज ए टर्निंग पॉइंट फॉर क्लाइमेट एक्शन। अब देखो, आज के टाइम पे ना क्लाइमेट चेंज एक मेजर क्राइसिस है और इंडिया का गोल है नेट जीरो एमिशंस बाय 2070 अचीव करना। अब बजट एक क्रिटिकल रोल प्ले करेगा पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने और इन्वेस्टमेंट्स को गाइड करने में। तो इस आर्टिकल में यही दिखाया गया है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सेलरेट करना होगा। अभी तक जैसे आपको पता है 2030 का टारगेट है 500 गीगावाट का, पर अभी तक सिर्फ 203 गीगावाट के आसपास ही हम अचीव कर पाए हैं। तो इसको फास्ट ट्रैक करने के लिए स्कीम्स जैसे कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है, ठीक है, इसको एक्सपेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, इसका जो इंस्टॉलेशन है वो सिर्फ 4.3% है, जबकि इसमें टोटल रजिस्ट्रेशन है 1.45 करोड़, लेकिन इंस्टॉल कितने हैं 6.34 लाख ओनली। ठीक है, तो इसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए PLI स्कीम्स को एक्सपेंड करना होगा, ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो और कॉस्ट रिड्यूस हो। ठीक है ना। अब इसके अलावा पर रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा एक और चैलेंज है, वो है यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो ये लेके आए हैं। ये इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे 20 to 30% का कार्बन टैक्स लगा सकता है। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया के $8.22 बिलियन एक्सपोर्ट्स पर हो सकता है, जो हमारे MSMEs को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, क्योंकि MSMEs 30% GDP और 45% एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इनको सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्लाइमेट एक्शन फंड बनाने की ज़रूरत है, जो MSMEs और इंडस्ट्रीज़ को लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट करने में सपोर्ट करेगा। ठीक है। अब इसके अलावा हमें ज़रूरत है स्ट्रेंथन करने की क्लाइमेट रेजिलियंस, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। देखो, सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रेड सॉल्यूशंस ही नहीं, हमें डिजास्टर मैनेजमेंट और रेजिलियंस पर भी ध्यान देना होगा। इंडिया का जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो अभी सिर्फ 3.7% है, जो क्लाइमेट डिजास्टर्स के टाइम पे काफ़ी कम है। अब सॉल्यूशन ये है कि बजट में टैक्स बेनिफिट्स और GST रिडक्शन लाया जाए, ताकि लोग डिजास्टर प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ अफोर्ड कर सकें। साथ ही ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क बनाकर वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग को फंड करने का प्लान होना चाहिए। तो कंक्लूजन ये है, समझने की बात सिर्फ ये है, यूनियन बजट एक अपॉर्चुनिटी है क्लाइमेट एक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए। अगर हमें नेट ज़ीरो टारगेट अचीव करना है ना, तो रिन्यूएबल एनर्जी, MSME सपोर्ट और CBM के जो इशू हैं उसके जो इम्पैक्ट होने वाले हैं उनको मिटिगेट करने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही क्लाइमेट फाइनेंस के एरियाज़ में बैलेंस बना के काम करना होगा। अब ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस का भी सवाल इससे बनता है। ठीक है ना, उसको भी एड्रेस करना होगा। सो दिस वॉज ऑल इन दिस आर्टिकल। पूरा डिटेल में अगर आपको ये पढ़ना है तो ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। अब नेक्स्ट आर्टिकल है गेटिंग ड्रंक ऑन होम्योपैथी। देखो, मतलब आपने कभी सोचा है कि होम्योपैथी के नाम पे भी अल्कोहल बिक सकता है? अब ये एक बड़ी हेल्थ और रेगुलेटरी इशू है, जो सुप्रीम कोर्ट का एक रीसेंट जजमेंट है उससे स्पॉटलाइट में आया है। जो होम्योपैथिक टिंचर्स होते हैं ना, जो कि मतलब हर्बल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जिन्हें अल्कोहल के अंदर निकाला जाता है, हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट को, ये असल में मेडिसिनल पर्पज़ के लिए बनते हैं, पर इनका मिसयूज एक सस्ते अल्कोहल सब्स्टिट्यूट के रूप में भी हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हुआ है इसको लेके। अब प्रॉब्लम ये है कि
लॉ और टैक्सेशन के लूप होल्स की वजह से इन्हें रेगुलेट करना मुश्किल हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है, कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के मुताबिक स्टेट्स को अल्कोहल रेगुलेट करने का राइट है, पर अगर अल्कोहल मेडिसिनल है ना तो ये पावर सेंटर के पास होती है। इसी वजह से होम्योपैथिक टिंचर्स जो हैं उन पे टैक्स कम है, जो रेगुलर अल्कोहल से सस्ते पड़ते हैं और फिर आसानी से अवेलेबल भी हो जाते हैं। स्टेट्स ने इन्हें अल्कोहलिक बेवरेज की तरह टैक्स करने की कोशिश की है, पर होम्योपैथिक इंडस्ट्री जो है उसने लीगल लूप होल्स का यूज़ करके इसको रुकवा दिया है। यूपी ने इसको ट्राई किया था इस पर कंट्रोल करने के लिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि सिर्फ सेंटर ही इन्हें रेगुलेट कर सकता है, स्टेट नहीं कर सकते। अब हेल्थ रिस्क भी बहुत सीरियस है इनसे। ये जो टिंचर्स हैं ना, इनमें 12% तक अल्कोहल रख सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बियर के बराबर होता है। अब 1994 में एक लिकर ट्रेजेडी हुई थी, तो उसके बाद एक रूल लाया गया था 106B, जो मतलब होम्योपैथिक टिंचर्स है ना, इनकी बॉटल साइज़ को लिमिट करने के ऊपर था। लेकिन जो इसकी इंडस्ट्री है उसने लीगल बैटल जीत लिया और इसे ख़त्म करवा दिया। तो फिर गवर्नमेंट ने 2017 में फिर से इस रूल को लेके आई 106B को, और लेकिन इसका जो इन्फोर्समेंट है ना वो बहुत ही वीक रहा है। और जो इंडस्ट्री है वो लीगल गैप्स का फ़ायदा उठा रही है और कंज्यूमर हेल्थ रिस्क इससे और बढ़ रहा है। अब ज़रूरी है कि गवर्नमेंट टैक्सेशन और रेगुलेशन को स्ट्रेंथन करे ताकि ये प्रोडक्ट्स मिसयूज ना हो सकें। ठीक है, तो ये सब था इस आर्टिकल के अंदर। देख लेना एक बार पूरी डिटेल्स में अगर आपको देखना है तो नेक्स्ट आर्टिकल है, डज काउ यूरिन हैव एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज़। देखो रिसेंटली आपने देखा होगा IIT मद्रास के एक डायरेक्टर थे, उन्होंने कुछ स्टडीज़ का रेफरेंस देके कहा था कि उसने क्लेम किया था कि जो काउ यूरिन है ना उसके एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। लेकिन इन क्लेम्स को लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है। एक स्टडी आई थी जो नेचर ऑफ साइंटिफिक रिपोर्ट्स में पब्लिश हुई थी। ये कहती है कि काउ यूरिन में एंटी माइक्रोबियल पाथवेज तो हो सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ने इसको क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि स्टडी के जो फाइंडिंग्स हैं ना वो सिर्फ लेबोरेटरी टेस्ट तक लिमिटेड हैं और इनका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट वैलिडेट नहीं किया गया है अभी तक। वैसे ही दूसरी स्टडी आई थी एक जर्नल ऑफ रिसेंट एडवांसेस इन मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च में। अब इसमें कहा गया है कि जो काउ यूरिन के मल्टीपल मेडिसिनल बेनिफिट्स है ना, जो कि लिस्ट करते हैं जैसे कि स्किन डिसीजेज में, अस्थमा में, ये जो जर्नल है ना इसको भी लो क्वालिटी माना गया है और इसमें साइंटिफिक एरर्स भी हैं। एक और स्टडी है जो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट भोजराज सिंह ने की थी। ये क्लेम करती है कि काउ यूरिन में हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे कि ई कोली मौजूद होते हैं। अब ये बैक्टीरिया सीरियस इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं, स्पेशली उन लोगों में जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है। वैसे ही IISc बेंगलोर के एक प्रोफेसर ने भी कहा है कि काउ यूरिन जो होता है ना ये स्टेराइल नहीं होता और इसके कंजप्शन को अवॉइड करना चाहिए। तो कंक्लूजन ये है कि अभी तक काउ यूरिन के एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज़ का कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है। जब तक और रिलायबल स्टडीज़ नहीं होती ये क्लेम कंट्रोवर्शियल और अनप्रूवन रहेगा। ठीक है ना। नाउ वी विल डिस्कस, इज़ द गुआने-बार सिंड्रोम लाइफ थ्रेटनिंग। अभी GBS एक नया एक प्रॉब्लम डिसऑर्डर चल रहा है जो कि महाराष्ट्र में मतलब रिपोर्ट हो रहा है, उसमें आउटब्रेक हुआ है इसका, तो उसके बारे में है। तो देखो ये जो GBS है ना ये एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है ना उस इम्यून सिस्टम गलती से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अटैक कर देता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है मसल वीकनेस और पैरालिसिस भी इससे हो सकता है। अभी पुणे में 73 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें से 14 पेशेंट्स वेंटिलेटर पर हैं और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है उन दोनों की टीम इस पर काम करनी है। अब इसकी अगर हम कॉसेज की बात करें तो देखो ये वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो होते हैं ना उसके बाद होता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इनिशियली टिंगलिंग और वीकनेस से स्टार्ट होता है जो पहले लेग्स में और बाद में अपर बॉडी और फेस तक स्प्रेड हो सकता है। सीवियर केसेस में ब्रीथिंग और हार्ट रेट भी इम्पैक्ट हो सकता है इससे।
इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? देखो, वैसे तो इसकी कोई क्योर अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पे प्लाज्मा एक्सचेंज, जिसमें कि हार्मफुल एंटीबॉडीज़ को रिमूव करके तब दिया जाता है, और दूसरा है IVIG, इंट्रावीनियस इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी, जो इम्यून अटैक को न्यूट्रलाइज करती है। रिकवरी में फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, और ये प्रोसेस काफ़ी टाइम ले सकती है। क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग है? इज़ इट लाइफ थ्रेटनिंग? अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना मिले तो हाँ, ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, स्पेशली अगर ब्रीथिंग या फिर हार्ट रेट पे इसका इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट से फुल रिकवरी काफ़ी केसेस में पॉसिबल है। सो दिस वाज ऑल इन दिस आर्टिकल। नाउ, हाउ आर एवरीडे स्टोव लाइटर्स एबल टू मेक इलेक्ट्रिक स्पार्क्स? देखो, आप जब गैस स्टोव का लाइटर प्रेस करते हो ना, तो बिना किसी बैटरी या वायर के स्पार्क कैसे बनता है? आज हम इसी फैसिनेटिंग कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। इस आर्टिकल में इसी में बात हुई है। देखो, जब भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क बनता है ना, तो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। नॉर्मल सर्किट्स में ये तब होता है जब एक वायर ब्रेक हो जाए या फिर कोई हाई वोल्टेज हो। लेकिन जो स्टोव लाइटर्स होते हैं, इनमें ये स्पार्क एक स्पेशल मटेरियल की वजह से बनता है, जिसे बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है ना? अब जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, इनका एक खास प्रॉपर्टी होती है, जब इन पर प्रेशर लगाया जाता है ना, तो ये एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं। मतलब बिना किसी बैटरी के एक इलेक्ट्रिक डिफरेंस बन जाता है। अब स्टोव लाइटर में होता ये है कि जब आप बटन प्रेस करते हो, तो एक छोटा सा हैमर अंदर एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को हिट करता है। इस सडन प्रेशर से इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ कलेक्ट हो जाते हैं और एक स्पार्क जनरेट होता है। ये स्पार्क गैस के साथ मिलके फ्लेम प्रोड्यूस करता है और बस चूल्हा जल जाता है। सो दैट वाज ऑल इन दिस आर्टिकल। पूरी डिटेल में पढ़ना है तो आप ये नोट्स देख सकते हैं एक बार। एंड नाउ वी विल डिस्कस इन उड़ीसा कोल डस्ट इज क्लॉगिंग लीव्स ब्लॉकिंग कार्बन अपडेट। अब देखो, सबसे पहले जो कोल माइनिंग है ना, झारसुगुड़ा झारखंड में, ये एक मेजर इंडस्ट्री है जो इंडिया के एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडिया का जो 3/4 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है ना, वो कोल से आता है, और ये आयरन, स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री जो है ना, उनके लिए बहुत क्रूशियल है। लेकिन इसी माइनिंग की वजह से एक बड़ा एनवायरमेंटल चैलेंज क्रिएट हो रहा है। तो अब समझते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखो, एक रिसर्च के मुताबिक जो कोल माइनिंग है ना, उससे निकलने वाला डस्ट प्लांट्स के लीव्स पे सेटल हो जाता है। तो उससे उनका जो स्टोमेटा होता है, जहाँ से वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और वाटर को भी मतलब वहाँ से निकालते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्प्शन पे। यानी ये जो पेड़ पौधे हैं वैसे कार्बन नहीं ले सकते जैसे पहले ले रहे थे। अब स्टडीज़ ने ये भी दिखाया है कि ये जो लीव्स हैं ना, ये 2 to 3 ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर कम कार्बन एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, जो कि एक बड़ा एनवायरमेंटल कंसर्न है। इसका दूसरा इफेक्ट ट्रांसपिरेशन पे भी पड़ता है। यानी पेड़ पौधे वाटर वेपर रिलीज नहीं कर पाते, जो टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए ज़रूरी है। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ उड़ीसा तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर जगह माइनिंग होती है। हर जगह जहाँ भी माइनिंग हो रही है ना, हर जगह ये एप्लीकेबल होती है। अब साइंटिस्ट ने सैटेलाइट डेटा और लोकल स्टडीज़ का यूज़ करके ये प्रूव किया है कि जो ये डस्ट है ना, ये 30 किलोमीटर तक स्प्रेड हो जाती है, और इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में और भी डेंजरस हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि माइनिंग के सस्टेनेबल मेथड्स, डस्ट कंट्रोल मेजर्स और बेटर मॉनिटरिंग सिस्टम्स की ज़रूरत है, ताकि इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के बीच एक बैलेंस बन सके। ठीक है ना? तो इससे क्या पता चलता है हमें कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ना, वो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, और क्यों हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेजर्स की ज़रूरत है, इससे हमें पता चलता है। ठीक है ना? तो पूरा डिटेल में अगर आपको स्टडी करना है तो नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरे 15 मिनट से के अंदर अंदर मैंने सारे आर्टिकल्स आज के डिस्कस कर लिए हैं।
तो इसी तरह से डेली शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में हम एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज़। सो और आने वाली वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।